हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। होम साइंस में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनमें बच्चों हमने बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारे क्वेश्चंस को समावित किया हुआ है। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसके बाद की आगे का हमारी प्लानिंग चल रही है वो आपको बता दी जाएगी। तो अभी जो ये क्वेश्चन लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत जगह जगह से नहीं देखने पड़ेंगे। यहाँ हमने एक साथ सारे क्वेश्चनों का समावेश किया है। आप हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। टीजीटी पीजीटी सारे जो परीक्षाएं आने वाली है एलटी की और ये सब, इसमें आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है, संचार के दौरान सूचना को अपने तरीके से, क्वेश्चन दिया है हमें, संचार के दौरान सूचना को अपने तरीके से ग्रहण करने वाले को कहते हैं। तो बच्चों पूछा है कि सूचना के दौरान सूचना को ग्रहण करने वाला, मतलब ग्रहण करने वाला कौन है? रिसीवर है। तो ऑप्शन में क्या दिया है? संकेतन है, संकेतन है। बच्चों कोई नेटवर्क का इश्यू होने लगा, अभी ठीक हो जाएगा, ये हो गया। तो इसमें दिया है संकेतन है, सूचना लेने वाला है, विसंकेतन है और संदेश है। तो बच्चों जो संकेतन होता है ये होता है हमारा कोडिंग, इसे कहते हैं हम कोडिंग। सूचना लेने वाला होता है हमारा रिसीवर। विसंकेतन होता है हमारा डिकोडिंग और संदेश हो गया हमारा मैसेज। क्वेश्चन में पूछा था कि सूचना के दौरान सूचना को ग्रहण करने वाला, मतलब मैं हूँ, मैं कौन हूँ? सेंडर। मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, आप उसको सुन रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो, आप उसको रिसीव कर रहे हो। तो आप कौन हो गए? रिसीवर। इसका राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? सूचना लेने वाला कौन हो गया? रिसीवर। मैं कौन हूँ? सेंडर। आप कौन हो? रिसीवर। इसी के अलावा अगर हमसे पूछ ले कि विसंकेतन का क्वेश्चन बन जाए कि डिकोडिंग, तो डिकोडिंग क्या होता है कि जो मैं बोल रही हूँ अब आपसे कहा जाए कि अब आप बताइए, जो मैंने बताया अब आप बताइए इसको। तो आप क्या बताएंगे? जो मैं बोल रही हूँ एज इट इज शब्दों का यूज तो नहीं करेंगे, आपके कहने का तरीका अलग होगा, आपके जो बोलने में शब्द होंगे वो अलग होंगे, मेरे जो शब्द है वो अलग है। तो जो आप अपने तरीके से ग्रहण करके आप जिस तरीके से उस बात को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपनी बात को बोल रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा डिकोडिंग। ठीक है, तो हमसे बस यहाँ पे इतना ही पूछा था कि सूचना के दौरान सूचना को ग्रहण करने वाला, वो केवल यहाँ पे केवल पूछा है ग्रहण करने वाला कौन है, किस क्या कहा जाता है, तो वो हो जाता है हमारे रिसीवर। इसी के विपरीत पूछ लिया जाता है कि ग्रहण करके अपने तरीके से बोलने वाले को क्या कहा जाता है, तो बच्चों वो हो जाता है विसंकेतन, मतलब डिकोडिंग। ठीक है, ये आप इसके साथ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संदेश भेजने वाला, मतलब संदेश भेजने वाला है सेंडर है और प्राप्त करने वाला मतलब रिसीवर, इनके बीच की कड़ी को कहते हैं, इनके बीच की कड़ी को पूछा है। माध्यम संदेश भेजने वाला, संदेश पाने वाला या प्रतिपुष्टि, माध्यम हो गया मीडिएटर हो गया, संदेश भेजने वाला सेंडर हो गया, ग्रहण करने वाला रिसीवर हो गया, प्रतिपुष्टि हो गया हमारा फीडबैक। मतलब कम्युनिकेशन चल रहा है, दो व्यक्ति हैं आपस में बात कर रहे हैं, अब वो बात कर रहे हैं तो उनके बीच बात करने का कुछ माध्यम तो होगा, उनके बीच कोई कड़ी तो होगी बात करने की। कोई भी व्यक्ति है वो किसी ना किसी माध्यम से बात जरूर करते हैं, तो उनके बीच में एक मीडिएटर जरूर होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माध्यम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो बच्चों ऑक्सीडेशन होता है हमारा विखंडन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है विखंडन, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके विखंडन से सबसे ज्यादा प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन में दिया है वसा है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है या ग्लाइकोजन है। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वसा। वसा के ऑक्सीडेशन से सब सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होती है। कितनी होती है? अगर हम देखें 1 ग्राम फैट बराबर मिलता है हमें 9.0 कैलोरी। और अगर प्रोटीन के विखंडन से पूछे कि प्रति ग्राम कितनी कैलोरी मिलती है, तो हो जाएगा हमारा 1 ग्राम प्रोटीन मिलता है 4.1 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। पर यहाँ हमसे पूछा था कि सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्ति प्रति ग्राम, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बच्चों वो जाएगा वसा। नेक्स्ट है,
निम्न में से किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है जब कार्बोज अधिक मात्रा में लिया जाता है? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम कार्बोज बहुत अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो किस विटामिन की जो मात्रा है, किस विटामिन की रिक्वायरमेंट है जो हमारे शरीर में बढ़ जाती है। ऑप्शन में दिया है थायमिन है, विटामिन सी है, विटामिन बी है या विटामिन ई है। तो बच्चों, जब कार्बोज की बहुत ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर में हो जाती है तो जो इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है वो होता है हमारा विटामिन बी, थायमिन। इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है हमारी छोटी आंत में, क्योंकि छोटी आंत ही ऐसा हमारे शरीर का भाग होता है, अंग होता है, पाचन अंग का जो पार्ट है छोटी आंत, जिसमें हमारी पाचन की बहुत महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है वो हमारी छोटी आंत में ही होती है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विटामिन बी। नेक्स्ट है स्टार्च है। मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉली है, मॉम है। तो बच्चों ये मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। तो यहाँ हमसे स्टार्च पूछा है। इसके अलावा इसमें हमसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज कुछ भी पूछ सकता था। मतलब क्वेश्चन इसी टाइप से बनता है, स्टार्च की जगह वो आपको कुछ और दे देगा, ग्लूकोज दे देगा, लैक्टोज दे देगा, माल्टोज दे देगा और मोनोडाई के नाम दे देंगे और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मोनो के अंदर अलग है, डाई के अलग है, पॉली के अलग है, वो हमें याद नहीं रहते। तो आज मैं आपको इसी क्लास में याद करा दूंगी, आप ही नोट डाल के उसे लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट करके, आप फिर कभी भूलोगे नहीं। सबसे पहले देखो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमारे तीन हो गए, ये मोनो, नेक्स्ट हो गया हमारा डाई, फिर है हमारा पॉली। कार्बोहाइड्रेट में तीन आते हैं, मोनो आता है, डाई आता है, पॉली आता है। अब देखो मोनो के अंदर हमारे अलग पार्ट्स होते हैं, डाई के अलग होते हैं, पॉली के अलग होते हैं। तो हम कैसे याद रखेंगे? मोनो की फ्रेंड है जीएफजी, ये मोनो की फ्रेंड का नाम है। डाई की जो फ्रेंड है वो है एसएमएल और जो पॉली है वो जाते हैं हमारे अदर्स। सॉरी। तो बच्चों मोनो में क्या आता है? जीएफजी आता है, डाई में एसएमएल आता है और पॉली में आते हैं हमारे अदर्स। यह हमसे स्टार्च पूछा था। तो देखो मोनो में जीएफजी का मतलब क्या हो गया? जी से हो गया ग्लूकोज, एफ से हो गया हमारा फ्रक्टोज, जी से हो गया हमारा गैलेक्टोज। ठीक है, ये हमारे मोनो के अंदर है। डाई में एस से हो गया हमारा सुक्रोज, एम से हो गया माल्टोज और एल से हो गया हमारा लैक्टोज। अब जितने भी बचे वो कहाँ चले गए? अदर्स, मतलब पॉली में। हमसे पूछा था स्टार्च, देखो मोनो में भी नहीं है स्टार्च, डाई में भी नहीं है, तो कहाँ जाएगा? वो पॉली में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। इसी के अलावा आपसे चाहे ग्लूकोज पूछ ले, फ्रक्टोज पूछ ले या ये पूछ ले तो आप बहुत इजीली बता देंगे। अगर मोनो है तो उसकी फ्रेंड है जीएफजी, अगर डाई है तो उसकी फ्रेंड है हमारी एसएमएल, और उसके अलावा कुछ और पूछ लिया तो वो चला गया हमारा पॉली, मतलब अदर्स में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य पूछा है डब्ल्यूबीसी का। तो बच्चों जो हमारे रक्त में एक तो प्लाज्मा होती है, रुधिराणु होते हैं, रुधिराणु में हमारे आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं। यहाँ हमसे डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य पूछा है, तो ऑप्शन में दिया है शरीर को ऑक्सीजन देना, शरीर को जीवाणुओं से बचाना, ऊर्जा देना है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा शरीर को जीवाणुओं से बचाना। जो डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रक्त कणिका है, उनका हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो शरीर को जीवाणुओं से बचाना होता है। इसी के विपरीत जो आरबीसी दिया होता है, आरबीसी जो होता है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, मतलब फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, उसे ऊतकों और शरीर के सभी अंगों में पहुंचाता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो काम करने का होता है वो आरबीसी का होता है। और डब्ल्यूबीसी का पूछे तो हम बताएंगे कि वो शरीर को जीवाणुओं से बचाता है। नेक्स्ट है, बुखार की अवस्था में मरीज का भोजन होना चाहिए कम प्रोटीन, अधिक कैलोरी, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चों जो बुखार की अवस्था होती है इसमें शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो जो उसकी पाचन शक्ति है बहुत छीण हो जाती है, मतलब लीवर को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है उस टाइम पे, वो पचा नहीं पाता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक्स खाते हैं। मानो कोई शरीर में बीमारी हो गई, डॉक्टर दवाई देते हैं, या तो सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है हमारे सबसे पहले लीवर पर पड़ता है, हमारी जो पाचन शक्ति है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, व्यक्ति की भूख खत्म हो जाएगी।
या वो थोड़ा बहुत भी खाएगा तो वो उसे पचा नहीं पाएगा। तो जो बुखार की अवस्था होती है उसमें क्या होता है कि उसको ना कम प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का जो निर्माण में अमीनो एसिड से होता है उसमें काफ़ी सारा एसिड्स की मात्रा होती है, इसलिए उसे अपनी प्रोटीन की जो मात्रा है कम कर देनी चाहिए। और उसको थकावट, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है, उसको उस टाइम पे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको अपनी जो डाइट है उसमें कैलोरी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। तो हमें कम प्रोटीन और अधिक कैलोरी दोनों बुखार की अवस्था में मरीज को देनी चाहिए। नेक्स्ट है, टमाटर में लाल रंग होता है, फ्लेविन, फ्लेवोनाइड, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन या उपयुक्त सभी। बच्चों आप सभी ने टमाटर का लाल रंग तो सभी ने पढ़ा है कि लाइकोपिन के कारण होता है, ये सबको याद है, एकदम रटा पड़ा है कि जो टमाटर का लाल रंग है वो लाइकोपिन के कारण होता है। लेकिन हम यहाँ ये भी याद रखेंगे कि जो टमाटर के लाल होने का जो कारण होता है वो एंथोसाइनिन भी होता है। ठीक है, ये फ्लेविन और फ्लेविनॉइड जो दिए हैं, जो सब्जी का सफेद रंग होता है वो फ्लेविन के कारण होता है। क्लोरोफिल जो होता है, ये हरी पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और बच्चों जो ये फ्लेविन होता है, जो सफ़ेद रंग की सब्जियां होती हैं, ये जो हमारी कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, जो इसके अलावा हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि दूध का सफ़ेद रंग होने का कारण क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा। जो दूध का सफ़ेद रंग का होने का कारण भी हमारा फ्लेविन होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एंथोसाइनिन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खास संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम एसीटेट है या क्लोराइड है। तो बच्चों यहाँ से हमसे पूछा है कि खास संरक्षण में प्रयोग हो जाए वो कौन सा पदार्थ है, तो वो होता है हमारा सोडियम बेंजोएट। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा खास संरक्षण है जिसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं पाई जाती, वो गंधहीन होता है, मतलब उसमें स्मेल नहीं आती। तो जो उसका आंसर होगा वो भी होगा हमारा सोडियम बेंजोइड, ये गंधहीन होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो ये हमें दिया है, ये कपड़ों धोने के साबुन में यूज होता है। सोडियम एसीटेट जो होता है ये शरीर में पीएच वैल्यू को बैलेंस करता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है ये हमारा नमक होता है, जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आप देखो, एक दिन का फास्ट रख लो, मीठा खाओ पूरे दिन, अगले दिन उसी दिन दिमाग में आने लगता है कि कल तो हम ये नमक का खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, मतलब नमक की हमारे शरीर को इतनी ज़रूरत होती है। तो हम सोडियम क्लोराइड हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। वो अंग पूछा है जिससे पीलिया रोग संबंधित है। हृदय से, फेफड़े से, यकृत से, मस्तिष्क से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यकृत। यकृत जो होता है वो पीलिया रोग से संबंधित होता है। जब पीलिया रोग जाता है, सबसे ज़्यादा जो हमारा डैमेज होता है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारा पड़ता है लीवर पे। नेक्स्ट है, बीएमआई एक व्यक्ति के बारे में बताता है। तो बच्चों जो बीएमआई है वो व्यक्ति के बारे में बताता है। पहली बात तो हम याद रखेंगे कि बीएमआई की फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। और किसी भी व्यक्ति की बॉडी की बीएमआई कैसे निकाली जाती है, उस व्यक्ति के शरीर की उसकी लंबाई और उसका वजन, उसके आधार पर जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है उसकी बीएमआई। जी, ये डॉक्टर्स हैं जो हमारे ये सब है, ये जो निकालते हैं बीएमआई किसी व्यक्ति की निकालेंगे, तो वो क्या करेंगे, उस सबसे पहले उस व्यक्ति की हाइट लेंगे, उसका वजन लेंगे, उसके आधार पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो उसकी बीएमआई वैल्यू होगी। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसकी ऊंचाई के आधार पर लिया जाता है। इसी के साथ एक और वर्ड आता है बीएमआर, कि बीएमआर कैसे निकलता है। पहले तो हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब जो व्यक्ति जो भी आहार, जो भी खाद्य पदार्थ खाता है, उसका हमारे शरीर में किस प्रकार से चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो सब हम किसके द्वारा पता करते हैं, बीएमआर के द्वारा। तो बीएमआर के द्वारा हम क्या पता करते हैं कि खाद्य पदार्थों का जो व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं उनका मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से हो रहा है, वो हम बीएमआर से कैलकुलेट करेंगे। और बीएमआई से व्यक्ति की हाइट और उसके वेट को लेके वैल्यू निकालेंगे, वो उसकी बीएमआई वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऊंचाई। नेक्स्ट है, सर्वग्राही रुधिर का ग्रुप पूछा है बच्चों। यहाँ ऑप्शन में दिया है ए है, बी है, ए बी है या ओ है। एक तो सर्वग्राही होता है, दूसरा होता है हमारा सर्वदाता। या तो
क्वेश्चन में सर्वग्राही पूछ लेगा आपसे या सर्वदाता पूछ लेगा। तो जो सर्वदाता होता है बच्चों वो होता है हमारा ओ ग्रुप, और जो सर्वग्राहित होता है वो होता है हमारा ए बी। सर्वग्राही मतलब होता है जो सबका रुधिर ग्रहण कर ले। सर्वदाता होता है जो अपना रुधिर, अपना ग्रुप का जो रुधिर है वो सबको दे सके। ठीक है, वो वजह क्या होती है? ए में क्या होता है? ए एंटीजन पाया जाता है, बी में बी एंटीजन पाया जाता है, ए बी में ए बी एंटीजन पाया जाता है। पर जो ओ होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए वो रक्त को ग्रहण तो कर सकता, वो रक्त को दे तो सकता है बट वो ले नहीं सकता। ठीक है, तो जो सर्व ग्रहण करने वाला है वो ए बी है और जो सर्वदाता है वो हमारा ओ है। नेक्स्ट है, बालक के जन्म के पश्चात पहला जो माँ का दूध है को दिया जाता है। ऑप्शन में सीरम है, कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रॉल है और ऑक्सीटोसिन है। तो जो सबसे पहले जो माँ का दूध दिया जाता है बच्चों उसे कहा जाता है कोलेस्ट्रम। ये शुरू के 3 दिन वाला जो होता है येलो लिक्विड होता है, ये बच्चों को ज़रूर दिया जाना चाहिए। इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उसकी पाचन शक्ति बहुत अच्छे से चलती है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारे शरीर में वसा के रूप में होता है। अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो हार्ट संबंधी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, ब्लॉकेज शुरू हो जाते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है उसकी क्वांटिटी है बैलेंस करके रखनी चाहिए। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये प्रसव के समय जो पीड़ा होती है महिला को, वो ऑक्सीटोसिन के कारण ही होती है। मतलब जो डिलीवरी का टाइम है उस टाइम पे जो पेन होता है वो ऑक्सीटोसिन के कारण ही होता है। अब क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन का स्रावण नहीं हो पाता बहुत सारी महिलाओं में, तो उनके कारण उनको पेन नहीं होता, तो डॉक्टर्स क्या करती हैं उनको आर्टिफिशियल पेन देती हैं। तो जो आर्टिफिशियल उनको पेन दिया जाता है उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ही लगाया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि ऑक्सीटोसिन का जो है वो प्रसव के समय पीड़ा के लिए हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल बच्चों को पहले दूध के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है, पॉलिएस्टर रेशे घुलनशील होते हैं। मतलब जो पॉलिएस्टर के रेशे हैं वो किस में घुलनशील होते हैं? ऑप्शन दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाई मिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और मेटाक्रेसोल है। तो जो पोटेशियम के रेशे होते हैं वो घुलनशील होते हैं हमारे मेटाक्रेसोल में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमारे नायलॉन घुलनशील होते हैं। डाई मिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड में हमारे स्पैंडिक्स घुलनशील होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में हमारा कपास और लिनन घुलनशील होता है। ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बना के यहाँ पॉलिस्टर पूछ लिया, हो सकता है इसकी जगह आपसे नायलॉन पूछ ले, कपास पूछ ले, लिनन पूछ ले, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन बदल के भी आ जाता है। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमसे पूछे तो नायलॉन घुलनशील है, डाईमिथाइल पूछे तो स्पेंडिक्स घुलनशील होते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड में पूछे तो कपास और लिनन घुलनशील होते हैं। पोटेशियम जो घुलनशील होते हैं वो मेटाक्रेसोल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दाग धब्बे छुड़ाने में सर्वाधिक उपयोग होने वाला रसायन हमसे पूछा है। ऑप्शन दिया है जाविल वाटर है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है या मिथाइल अल्कोहल है। तो इसमें जो यहाँ बच्चों ये अल्कोहल लिखा है यहाँ पे, अल्कोहल है, दाग छुड़ाने के लिए सर्वाधिक उपयोग है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जाविल वाटर। और पोटेशियम डाइक्रोमेट ये कांच की वस्तुओं को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कांच की वस्तु की सफाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट कांच की वस्तु की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो होता है ये खाद्य संरक्षण रसायन होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट किसके लिए यूज होता है या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड किसके लिए यूज होता है। तो बच्चों हम बता देंगे कांच की वस्तु को क्लीन करने के लिए प्रयोग होता है। ये हमारा एक खास संरक्षण है। यहाँ हमसे सिंपल दाग धब्बे छुड़ाने का रसायन पूछा था तो वो होता है हमारा जाविल वाटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जाविल वाटर। नेक्स्ट है, कपास को साफ करने की विधि पूछी है। तो बच्चों जो कपास को साफ करने की विधि होती है वो होती है हमारी गिनिंग। गिनिंग में क्या होता है, हम कपास के रेशों को साफ करते हैं।
बेलिंग क्या होता है, ये रोलर्स होते हैं, इनके बीच में से रेशों को निकाला जाता है, मतलब उनको समतल किया जाता है। कॉम्बिंग जो होता है, उनको ब्रश के माध्यम से कोम किया जाता है, मतलब एक समान उनको बनाया जाता है। पिकिंग में क्या करते हैं, हम रेशों को उठाते हैं, एक एक को उठाते हैं, एक को दबाते हैं, एक को उठाते हैं, एक को दबाते हैं, इस तरफ से हमारी क्रिया चलती है। पिकिंग का मतलब होता है वो रेशों को उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी है, तो इसका जो आंसर होता है बच्चों यकृत होता है। अगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो वो यकृत है। यकृत जो होती है, इसमें पित्त रस का निर्माण होता है, और हमारा जो ग्लाइकोजन होता है वो हमारे यकृत में ही संग्रहित होता है। जब हमारे शरीर को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन ही है जो ग्लूकोज के रूप में वापस परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी थी, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा यकृत। नेक्स्ट है, शरीर का संतुलन नियंत्रित होता है प्रमस्तिष्क के द्वारा, अनुमस्तिष्क के द्वारा, सुषुम्ना शीर्ष द्वारा या मेरुरज्जु द्वारा। तो बच्चों जो शरीर का संतुलन है, मतलब पूरी बॉडी का संतुलन, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा जो बैलेंस बना हुआ है, शरीर का संतुलन बना हुआ है, किसके द्वारा बना हुआ है, तो हमसे पूछा है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या सुषुम्ना। प्रमस्तिष्क अनुमस्तिष्क में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कैसे याद रखेंगे, प्रमस्तिष्क जो होता है वो होता है हमारा सेरिब्रम, और अनुमस्तिष्क जो होता है सेरिबेलम। ठीक है, आप देखो प्रमस्तिष्क है और अनुमस्तिष्क है, दोनों में नाम किसका बड़ा है, अनुमस्तिष्क का। इंग्लिश में देखें तो दोनों में नाम किसका बड़ा हो गया, सेरिबेलम का। तो जो बड़ा है उसका काम भी बड़ा है, मतलब जो शरीर का संतुलन है, काम बड़ा है ना, बड़ा आदमी होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, उस पर काम ज्यादा होता है। तो यहाँ पे भी काम बहुत बड़ा हो रहा है कि शरीर का हमें संतुलन पूरा बना के रखना है, तो वो किसका काम हो गया, अनुमस्तिष्क का, सेरिबेलम का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं किसके। तो बच्चों अगर फल और सब्जी की बात आ जाए तो आपको पता है कि जो ये वसा होते हैं और कार्बोज होते हैं, ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। जहां जहां आपको ऑप्शन में कार्बोज और वसा दिखे वो ऑप्शन आप बिल्कुल काट दो। देखो पहला है खनिज लवण प्रोटीन वसा, तो ये होगा नहीं हमारा। कार्बोज है विटामिन खनिज लवण, या कार्बोज आ गया, ये भी इसका ऑप्शन गलत है। खनिज लवण विटामिन रेशे प्रोटीन वसा, देखो यहाँ वसा आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं रहा। ऑप्शन क्या हो गया, खनिज लवण विटामिन रेशे। तो फल और सब्जियों के जो सबसे अच्छे स्रोत होते हैं वो होते हैं हमारे खनिज लवण विटामिन और रेशे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन, पेटीकोट बनाने के लिए कपड़े का हिसाब लगाया जाता है। कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, बच्चे इसे मोस्टली गलत कर देते हैं, जितना इजी क्वेश्चन उतना ही गलत हो जाता है। फर्स्ट ये है अनुमान से, लंबाई से, कमर से या घेरे से। तो बच्चों मोस्टली बच्चे जो इसका घेरे से लगा देंगे या कमर से लगा देंगे, जो इसका राइट आंसर होता है हमारा लंबाई से। पेटीकोट बनाने के लिए जो कपड़े का हिसाब लगाया जाता है वो लगाया जाता है लंबाई से। नेक्स्ट है 5 वर्ष की बालिका है, उसके लिए बेबी फ्रॉक में कपड़ा लगेगा, तो कितना लगेगा, ये जो इसकी क्वांटिटी होती है, जो इसका हिसाब होता है वो फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। तो आप याद रखिएगा जो कपड़ा हम यूज करते हैं वो करते हैं हम 1.5 मीटर। नेक्स्ट है रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए, चमक पूछी है बच्चों कि किसका प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछा है, यहाँ पे हमें चमक पूछी है। नींबू का रस है, नमक का पानी है, मैथिलेट स्प्रिट है, या कुछ नहीं है। तो चमक लाने के लिए रेशमी वस्त्रों में हम मैथिलेटेड स्प्रिट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रेशमी वस्त्रों में किस चीज का कलफ लगाया जाता है। बच्चों पहले पूछा था रेशमी वस्त्रों में चमक के लिए, यहाँ पूछा है कि किस चीज का कलफ लगाया जाता है। अरारोट का, गोंद का, साबूदाने का, मैदा का। तो रेशमी वस्त्रों में जो हम कलफ का प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा गोंद, और अरारोट जो होता है इसका हम सूती वस्त्रों में यूज करते हैं, कलफ के रूप में प्रयोग करते हैं सूती वस्त्रों में। नेक्स्ट है आदर्श रसोई घर कौन सा होता है, एक दीवार का, दो दीवार का, एल आकार का या यू आकार का। तो बच्चों जो आदर्श रसोई घर होता है वो होता है हमारा एल आकार का, एल शेप का बना होता है। इसमें सारे जो इक्विपमेंट है वो इजीली स्लैब पे रखे होते हैं, मतलब शरीर के ऊपर कोई भी लोड नहीं आता, बहुत ज़्यादा बल नहीं लगता है। तो जो आदर्श रसोई घर हमारा माना जाता है वो होता है हमारा एल आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी मिट्टी के बर्तनों के दाग साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। चूने की सफेदी का घोल प्रयोग करते हैं, सिरका लगाकर, इमली के पानी से, इनमें से कोई नहीं। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों को, दाग धब्बों को साफ करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं हम सिरका लगाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरका लगाकर। नेक्स्ट है किस प्रकार भोजन पकाने से
पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। मतलब पूछा है कि हम किस विधि से, किस मेथड से भोजन पकाएं कि हमारे पोषक तत्व हैं वो नष्ट ना हो। तो ऑप्शन में दिया है भूनकर, भाप द्वारा, या अधिक जल में उबालकर, या फिर तलकर। तो बच्चों, जो भाप द्वारा होती है, स्टीम द्वारा जो भोजन के पकाने की विधि होती है बहुत ही अच्छी होती है, भाप द्वारा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि भोजन पकाने से उसमें एक तो पोषक तत्वों की मात्रा नष्ट नहीं होती, दूसरा वो इजीली पक जाता है, और वो भोजन खाने में ना बहुत सुपाच्य होता है और उसका पाचन भी बहुत इजीली होता है। इसलिए कहते हैं कि भोजन पकाने की जो सबसे अच्छी विधि होती है वो होती है हमारी भाप द्वारा, स्टीम द्वारा। अगला है, चावल का पानी दिया जाता है। चावल का पानी किस रोगी को दिया जाता है? क्षय रोग के रोगी को, अतिसार के, मलेरिया के रोगी को, या तीव्र ज्वर वाले रोगी को। तो बच्चों, जो चावल का पानी दिया जाता है वो दिया जाता है हमारे अतिसार के रोगी को, क्योंकि इस टाइम पे इसकी जो पाचन शक्ति है वो बिल्कुल क्षीण हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो उसको आराम देने के लिए उसको चावल का पानी दिया जाता है। नेक्स्ट है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। सुरक्षात्मक पोषक तत्व हमसे पूछा है, कार्बोज है, वसा है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। तो बच्चों, जो कार्बोज और वसा है ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। और ये जो विटामिन और खनिज लवण होते हैं ये सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन एंड खनिज लवण। नेक्स्ट है, अस्थि संस्थान का कार्य। शरीर को आकृति, दृढ़ता प्रदान करना, रक्त कणों का निर्माण करना, शरीर को गति प्रदान करना, ये उपयुक्त में से सभी। तो बच्चों, जो ये अस्थि संस्थान होता है इसमें क्या होता है, हड्डियां आपस में जुड़कर एक बॉन्ड बना लेती हैं, मतलब आपस में सटी रहती हैं, और क्या होती है, हमारे शरीर को गतिशीलता, दृढ़ता, आधार प्रदान करती हैं। इस तरह से हमारे अस्थि संस्थान का निर्माण होता है। अगर हम पूछे तो हमारे अस्थि संस्थान में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के। अस्थि संस्थान का जो कार्य है शरीर को आकृति, दृढ़ता प्रदान करना भी है, रक्त कणों का निर्माण करना भी है, और शरीर को गति प्रदान करना भी है। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? लोह तत्व, सोडियम, मैग्नीशियम, या कैल्शियम। तो बच्चों, जो हड्डी का कड़ापन होता है वो होता है हमारा कैल्शियम के कारण। कैल्शियम से ही हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं, उनको दृढ़ता प्रदान होती है। लोह तत्व जो होते हैं इनके द्वारा हमारे शरीर की सुरक्षा होती है, बॉडी में रक्त की मात्रा बनी रहती है। सोडियम, जल की पुनः प्राप्ति के लिए सोडियम बहुत आवश्यक होता है। मैग्नीशियम जो होता है ये कैल्शियम का सहयोगी होता है, मानो कि ये इसका साथी है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इनको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। कल आपसे फिर से मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।